वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। चलिए लिपि को समझते हैं। लिपि किसे कहते हैं? जिस विधि के द्वारा भाषा को लिखा जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। दुनिया में जितने भी काम है, सभी काम को करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। तरीके यानी विधि है। जैसे मान लीजिए अगर पढ़ाई ही करना हो तो पढ़ने का भी तरीका है कि आप बैठ के पढ़िए, कुर्सी पर बैठ के पढ़िए, शांत जगह पर रह के पढ़िए। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप छानी पर चढ़ के पढ़ने लगिए, जहां पे 10 डीजे बज रहा है, डीजे के बीच में बैठ के पढ़ लीजिए। ये पढ़ाई का कोई तरीका हुआ? नहीं। तो जिस तरीका, जिस विधि के द्वारा हम भाषा को लिखते हैं उसी को लिपि कहते हैं। आइए समझते हैं कि किस भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है। आखिर जितने भी भाषाएं हैं उनमें से कौन कौन सी भाषा को किस विधि के द्वारा लिखा जाता है। जैसे हिंदी, संस्कृत या मराठी या नेपाली भाषा जो है, इन सभी के जो लिपि होती है उसको देवनागरी बोलते हैं। यानी हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषा देवनागरी लिपि के द्वारा लिखा जाता है। किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखते हैं और वैसा ही पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। लेकिन उर्दू या कश्मीरी भाषा के जो लिपि है उसको फारसी बोला जाता है। उर्दू या कश्मीरी भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। विश्व की अधिकतर भाषाएं जो है उसको बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है, लेकिन उर्दू या कश्मीरी भाषा जो है उसको दाएं से बाएं लिखा जाता है। चीनी और जापानी भाषा जो है उसको ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। आइए समझते हैं कि भाषा के लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम लोग हिंदी या संस्कृत या मराठी या नेपाली भाषा अगर लिखना स्टार्ट करें तो हम लोग सीधे लिखते हैं, किधर से? इधर से इधर लिखते हैं। जैसे कड़पा, कड़पा के पापा, धड़पा, कड़पा के पापा, धड़पा। देखिए अगर हम हिंदी लिखना भी स्टार्ट किए तो किधर से लिख रहे हैं? हम बाएं से लिख रहे हैं और किधर की ओर जा रहे हैं? दाएं की ओर जा रहे हैं। इधर से इधर लिख रहे हैं हम। तो एक प्रोसेस है, एक तरीका है। आप हिंदी को इस तरीका से थोड़ी लिख सकते हैं, दाएं से बाएं, इधर से इधर लिख सकते हैं? नहीं। अगर हम कहें कि नहीं ऐसे लिखिए, लिखिए पा र धा, ऐसे लिखने के लिए बोल दिया जाए कि आप हिंदी भाषा को बाएं से दाएं की तरफ ना लिख के दाएं से बाएं की ओर लिखिए, 3 पेज लिखिए, तो 3 साल लग सकता है, क्योंकि वो भाषा लिखने का तरीका है ही नहीं। उसको हम भाषा लिखने के तरीका में गिनेंगे ही नहीं। इसीलिए जिस विधि के द्वारा भाषा को लिखा जाता है उसी को हम लोग लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी या नेपाली आदि जो भी भाषा है उसको हम लोग बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। आइए हम ऊपर क्या लिखे इसको एक बार समझ लेते हैं। जिस विधि के द्वारा भाषा को लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। एच मतलब हिंदी और एस मतलब संस्कृत। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि नहीं, अंग्रेजी भाषा की लिपि गलती हो गया, रोमन है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। उर्दू या कश्मीरी भाषा की लिपि फारसी है। विश्व की अधिकांश भाषाएं बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, लेकिन उर्दू या कश्मीरी भाषा दाएं से बाएं की ओर। यानी ये उर्दू जो है, उर्दू वाले लोग ऐसे लिखते हैं, दाहिने तरफ से लिखते ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे लिखते आते हैं। अब सुनिए ना, अगर उर्दू या कश्मीरी भाषा के जो भी विद्वान हैं उनसे कह दिया जाए कि आप उर्दू को दाहिने तरफ से मतलब इधर से लिखना स्टार्ट न करके आप इधर से लिखिए, बाएं से, मतलब उर्दू भाषा को आप इधर से लिखिए, 3 पेज लिखिए, तो 6 साल लग सकता है इनको। हम लोग को बोल दिया जाए हिंदी को इधर से ना लिखिए, इधर से लिखिए 3 पेज, तो 3 साल लग सकता है। तो समझ रहे, हर एक भाषा को लिखने की अलग अलग विधियां है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि। चीनी या जापानी भाषा जो है इसको ऊपर से नीचे लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है चीनी या जापानी भाषा को। उम्मीद करता हूं कि आपको लिपि समझ में आई होगी। अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो उस लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? रोमन में। उसी प्रकार पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? गुरुमुखी में। उसी प्रकार उर्दू या कश्मीरी भाषा को किस में लिखा जाता है? फारसी में। विश्व की अधिकांश भाषाएं किधर से किधर लिखी जाती है? तो बाएं से दाएं। उर्दू या कश्मीरी भाषा किधर से किधर लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं। चीनी या जापानी भाषा ऊपर से नीचे। नेक्स्ट टॉपिक है बोली। बोली किसे कहते हैं? तो किसी क्षेत्र या स्थान में बोले जाने वाले आसान मौखिक भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। इट मीन्स जैसे गुजरात में गुजराती, नेपाल में नेपाली, बिहार में भोजपुरी। अब सुनिए ना, अगर हम बिहार के हैं, हम भोजपुरी बोलते हैं, और केरला में चले जाए और भोजपुरी में खूब गाली दे दे, 1,80,000 गाली दे दे, केरला वाले लोग को समझ में आएगा? एक को दाना नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि जो भोजपुरी है हम लोग का बोली है, इसको अपने ही क्षेत्र या स्थान तक ही समझा जा सकता है। यानी बोली जो होता है उसको छोटे क्षेत्रों में बोला जाता है और भाषा जो होता है उसको विस्तृत बड़े क्षेत्रों में बोला जाता है। ओके, अब गुजरात वाले लोग बिहार चले आए और गुजराती भाषा बोलने लगे बिहार में। बिहार के लोग कितना लोग समझ सकते हैं? 100% में से 99% लोग असफल हो जाएंगे गुजराती भाषा को समझने के लिए, 1-2% लोग समझ सकते हैं। ओके, तो जो छोटे क्षेत्रों में बोला जाता है उसको बोली कहते हैं और जो बड़े क्षेत्रों में बोला जाता है उसको भाषा कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बोली भी समझ में आया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ण।
वर्ण से एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आता है और नंबर भी भर भर के उठाइए आप लोग, इतना बेहतरीन तरीका से समझिए कि एक भी नंबर आपका छूटे ना। चलिए वर्ण को समझते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और वहीं यदि हम बोले कि भाषा के सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, तो सार्थक इकाई शब्द कहलाता है और इकाई वर्ण कहलाता है। यू मीन्स वर्ण क्या है समझिए, भाषा के सबसे छोटी इकाई, जैसे बड़े बड़े भवनों का निर्माण होता है, बड़े बड़े घरों का निर्माण होता है, तो इस घर के सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, ईंट। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के भाषा लिखिए, उस भाषा के सबसे छोटी कड़ी क्या कहलाती है, सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, वर्ण। यू मीन्स जैसे हम यहाँ पर लिख दे कमल, कमल, अच्छा लिख दे करपा, करपा, करपा वैसे भाषा नहीं है, कमल भाषा है, भाषा। चलिए करपा हमने लिख दिया, करपा, और क्या लिख दिया, कमल, करपा। देखिए कमल लिखने में बहुत छोटे छोटे इकाई मिले हैं, क, धन, म और धन, ल। इन तीन छोटे छोटे इकाइयों से एक बड़ा भाषा तैयार हुआ जिसका नाम क्या है, कमल। तो उम्मीद करता हूं कि वर्ण के परिभाषा आपको सुगठित तरीका से समझ में आया होगा। भाषा के सबसे छोटी इकाई ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। इनकी कुल संख्या कितनी है, 52। एक बार क्या लिखे इसको देख लीजिए, वर्ण किसे कहते हैं, भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या 52 होती है। वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अयोग्य वाह वर्ण। भाषा के सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। वर्ण के 3 भागों में बांटा गया है, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण, तीसरा अयोग्य वाह वर्ण। आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझा जाए कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर का मतलब ही होता है स्वयं से। स्वर जो निकाल रहे आप लोग अंदर से, जो भी स्वर, स्वरों की संख्या संगीत में कितना होता है, तो 7 नहीं कहा जाता, संगीत के 7 सुर अपने से निकलते हैं, इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे सा रे गा मा प ध नि सा, सा रे गा मा प धे नि सा। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इसको खूब बढ़िया से समझा जाए। स्वर वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 होती है। 11 स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, अ, आ, छटाई, बड़ाई, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ। यानी अ से लेके अ तक ही क्या कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। अ से लेके अह तक में अन्न और अह को छांट दे तो 11 जो बचेंगे क्या कहलाते हैं, स्वर वर्ण। जैसे जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या 11 होती है। जैसे अ, आ, छोटाई, बड़ाई, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ। इसको याद करने का ट्रिक है, याद रखिएगा, अ से स्टार्ट होगा स्वर वर्ण और कहां पे खत्म हो जाएगा, औ पर। कुल कितने स्वर वर्ण होंगे, 11। स्वर वर्ण को भी 3 भागों में बांटा गया है। आइए समझते हैं कि स्वर वर्ण के 3 भाग कौन कौन से होते हैं। स्वर वर्ण के कुल संख्या 11, स्वर वर्ण के कुल 3 भेद, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आइए इनको समझा जाए कि मूल स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं। अभी आपको सोच के समझ के बहुत अंदर से गहरा फीलिंग होगा कि जो हम लोग हिंदी लिखते हैं और अशुद्धि और शुद्धियां हो जाती है, समझ में नहीं आता कि जो लिखे वो शुद्ध है या अशुद्ध है। तो इस स्वर वर्ण के भेद को समझ लेने से हिंदी में जो भी अशुद्धियां आपसे होती है, गलतियां कर देते हैं, वो सारी गलतियां दफन हो जाएगी, यहीं पे फूंक दिया जाएगा गलती को। किसी प्रकार की गलती अब आपसे हिंदी में नहीं होगी। चलिए समझते हैं स्वर वर्णों की 3 भेदों को। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हम कहते हैं मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। मूल या ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होता है, अ, उ, ई, री। देखिए अ को बोलेंगे तो कम समय लगेगा, अ के बाद आ ज्यादा समय लगेगा, यानी अ जिसमें कम समय लग रहा है उसको हम मूल या ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिनमें मूल स्वर से दुगुनी समय लग जाए उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिस वर्ण के उच्चारण में मूल स्वर से 3 गुनी समय लग जाए उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, अ, ई, उ, री। याद रखिएगा, अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। अ, आ में अ से लेके अ तक में अ, ई, उ, री को छोड़ दीजिए, जितना बच रहा है सारे क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर। यानी आ, बड़ी, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ। इन सातों को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। सातों को दीर्घ स्वर। देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगा, मूल या ह्रस्व स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में मूल स्वर से दुगुनी समय लगे उसको दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में मूल स्वर से 3 गुनी समय लगे उसे प्लुत स्वर। ऐसे देखिए, अ कम समय लगा, आ ज्यादा समय लगा, अभी बोलेंगे राम 3 गुना समय लग गया। तो समझ रहे, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे, मूल स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में मूल स्वर से दुगुना समय लगे, दीर्घ स्वर। और जिन वर्णों के उच्चारण में मूल स्वर से 3 गुनी समय लगे उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। यानी अ मूल स्वर, आ दीर्घ स्वर और राम
पुलुत्य स्वर। अब शुद्धि अशुद्धि को कैसे पहचाने, हिंदी में जो भी शब्द हम लिख रहे हैं शुद्ध लिखे हैं या अशुद्ध, उसको समझने का कोशिश कीजिए। दीर्घ हर्षिकार के मतलब होता है छोटी मात्रा, और दीर्घ दीर्घ में क्या होता है बड़ा, बड़ा मतलब बड़ी मात्रा। जितने भी बड़ी मात्रा होता है, जितने भी बड़ी मात्रा होता है उसको हम लोग दीर्घिकार कहते हैं, जितने भी छोटे मात्रा होते हैं उनको हम मूल स्वर या हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अगर हम लिखे यहाँ पर स्कूल और यहाँ पर ऐसे फिर लिख दे स्कूल, इन दोनों में से कौन सही है? आप पूछिएगा सर दोनों तो स्कूल ही है, लेकिन स्कूल वाला हमारा स्कूल वाला कौन सही होगा? तो आपका स्कूल ए वाला सही होगा, ए वाला गलत होगा। हम कैसे पता कर लिए कि ए वाला सही है और ए वाला गलत है? ये एकदम थर्मामीटर हल्का है। अंदर ही अंदर 3 से 4 बार शब्द का उच्चारण कीजिएगा, जब आपको समझ में आए, जब आपको लगे कि मुंह से कम समय लग रहा है वर्ण के उच्चारण करने में, तो समझिएगा वहां पर क्या लगेगा, हर्षिकार। और जब ज्यादा समय देना पड़ रहा है आपको, तब आपको वहां पर लगाना है दीर्घिकार यानी बड़की मात्रा। कम समय लगा उच्चारण करने में तो हर्षिकार यानी छोटकी मात्रा, और ज्यादा समय लग रहा है उच्चारण करने में तो दीर्घिकार यानी बड़की मात्रा। तो देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है स्कूल, ये लिखा है स्कूल, ये लिखा है स्कूल, स्कूल स्कूल। तो यहाँ हुमच के टाइम देना पड़ रहा है, इसीलिए बड़ी मात्रा है, तो ये वाला स्कूल सही और ए वाला स्कूल गलत है। जैसे हम अभी बोले लिखिए प्रतिकूल, तो प्रति और उसके बाद कूल। देखिए प्रति प्रति थोड़ा सा समय लग रहा है, और कूल प्रतिकूल, कूल पर ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, तो क वाला जो मात्रा होगा बड़की मात्रा होगा, दीर्घिकार वाला, तो प्रतिकूल। ऐसा ही हम बोले कि लिखिए अब अनुकूल, तब कैसे लिखेंगे अनु, उसके बाद कूल, अनुकूल। अब हम देखिए आपसे कहें कि लिखिए माना की, तो कैसे लिखेंगे माना की? अब तो समझ में आ गया कि माना की, माना की, माना की। ई वाला सही होगा या ई वाला सही होगा? तो माना की, माना की ज्यादा समय, माना की ज्यादा समय लगा यानी ई वाला सही होगा और ई वाला गलत होगा। अगर हम कहे कि लिखिए उसने कहा कि, उसने कहा कि, यहाँ दो की है, उसने कहा कि, उसने कहा कि, उसने कहा कि, उसने कहा कि, तो उसने कहा कि थोड़ा सा वक्त देना पड़े, थोड़ा सा समय लग रहा है, तो ई वाला सही होगा कि ई वाला की गलत होगा। तो जब भी आपको शुद्धिया या शुद्धिया चेक करना, जब भी आपको लग रहा है गलत हो रहा है या सही हो रहा है, तो थर्मामीटर बिल्कुल आसान है। अंदर अंदर शब्दों का 2 से 3 बार उच्चारण कीजिए। आपको अगर लगे कि ज्यादा समय लग रहा है तो हुमचा के दीर्घिकार मारिए, और जब आपको लग रहा है कि कम समय लग रहा है तो हुमचा के हर्षिकार मारिए यानी छोटी मात्रा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको स्वर वर्ण और स्वर वर्ण के तीनों भेद समझ में आए होंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, जितना भी वर्ण हम उच्चारण किए सभी में क्या छिपा हुआ है, अ। देखिए क पूरा क अधूरा है, किसके बिना, अ के बिना। क हलंत अ मिलके क्या बनता है, क, और क हलंत आ मिलके क्या बनता है, का, क्योंकि क हलंत को अ पूरा बना दिया और एक पाई है तो पाई, क हलंत अ मिलके क्या बनेगा, का। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होता है, और व्यंजन वर्णों के 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्णों के 3 भाग होता है, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण। आइए इनको समझते हैं। स्पर्श वर्ण क्या है, अंतस्थ वर्ण क्या है और उष्म वर्ण क्या है। चलिए जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की आवश्यकता पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या 33 होती है। व्यंजन वर्ण के 3 भाग, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, उष्म वर्ण। स्पर्श वर्ण जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। स्पर्श वर्ण में ये 5 वर्ग आते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है, कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, चवर्ग में च, छ, ज, ज, य, टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, तवर्ग में त, थ, द, ध, न, पवर्ग में प, फ, ब, भ, म आता है। और दूसरा भाग है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ यानी य, र, ल, व, य, र, ल, व को अंतस्थ वर्ण बोलते हैं, और तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स और ह को हम लोग उष्म वर्ण बोलते हैं। इनको संयुक्त वर्ण बोला जाता है। और एक और वर्ण होता है द्विगुण वर्ण, द्विगुण वर्ण, द्विगुण वर्ण, जैसे ड और ढ। ठीक है, जैसे हम लिख दे चढ़ाई, पढ़ाई, चढ़ाई में इसका प्रयोग करते हैं, चढ़ाई, पढ़ाई। ठीक है ना, चढ़ाई और पढ़ाई में किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो द्विगुण वर्णों का, किन वर्णों का, द्विगुण वर्णों का। ठीक है, चलिए आपको एक बात सोच के गहरा असर होगा कि पहले क, ख, ग को ही क्यों लिखा गया, चौथा जाजा क्यों नहीं लिखा गया, चौथा डाटा क्यों नहीं लिखा गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क, ख, ग न लिख के चौथा जाजा पहले लिख दिया जाए, लेकिन क्यों ना चौथा जाजा को लिखा गया पहले ही, क्यों क, ख, ग को लिख दिया गया। तो इसके पीछे के जो साइंटिफिक बात है उसको समझिए। हिंदी के जो विद्वान थे, हिंदी जो रचयिता थे, व्याकरण के जो विद्वान थे, उनका ऐसा मानना था कि सबसे पहले जब हम बोलते हैं तो शुरू कहां से करते हैं, कंठ से। तो जितने भी वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है सर्वप्रथम उसको ऊपर रख दिया जाए। अब कंठ के तुरंत बाद क्या आता है, तालु, तालु के बाद मूर्धा, और मूर्धा के बाद दांत, और दांत के बाद होठ आता है। उच्चारण के ही लेवल को देखते हुए इन सभी वर्णों को ऊपर नीचे सजाया गया। तो आप क, ख, ग को ही पहले क्यों लिखा गया, इसके पीछे के जो साइंटिफिक बात है उसको भी समझे। अब समझते हैं इन वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से होगा, किस वर्ण के उच्चारण किससे किया जाता है। ठीक है, जैसे शुरू कहां से करते हैं, कंठ से। तो कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, उसके बाद तुरंत ऊपर क्या आएगा, तालु, यानी तालु का उच्चारण, तालु किसका उच्चारण स्थान है, चवर्ग का। मूर्धा किसका उच्चारण स्थान है, टवर्ग का। और दांत किसका उच्चारण स्थान है, तवर्ग का। और जो ओठ है, ओठ किसका उच्चारण स्थान है, पवर्ग का। एक ट्रिक याद रखिएगा, काटो मुर्गा दांत से,
काटो मुर्गा दांत से, ऐसे लिखिएगा, काटो मुर्गा दांत से, काटो मुर्गा दांत से, मुर्गा दांत से। अब कहिएगा कि लो सर ये क्या लिख दिया, काटो मुर्गा दांत से। तो जैसे शादी में नहीं होता है कि लड़का सबके लिए लिखा जाता है, मेरे चाचू के शादी में जुलूल जुलूल आइएगा, तो ऐसे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये शादी के कार्ड पर ही लिख रहे, काटो यानी का मतलब कंठ से, उसके बाद टा जो तो है उसको तो समझिएगा, तो मतलब तालु, क से कंठ, क से तालु, मुंह से मूर्धा, उसके बाद दंत से दांत, और उसके बाद क्या बचता है लास्ट में ओठ। तो कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, टवर्ग का उच्चारण स्थान तालु, और टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, टवर्ग का उच्चारण स्थान दंत, और टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है होठ। उसी प्रकार उस अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण के भी कुल चार होते हैं, और उष्म वर्ण भी कितने, कुल चार होते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन से ही बोलते आते हैं इसको। आखिर इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, य का उच्चारण स्थान क्या है, र का उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो बचपन से ही हम लोग बोलते आते हैं इसको तलाबिस, तलाबिस मतलब इसका उच्चारण स्थान क्या है, तलाबी यानी तालु, इसको हम लोग बोलते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी मूर्धन्य यानी मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान क्या है मूर्धन्य, इसको बोलते हैं दंतिस, दंतिस, दंतिस यानी दांत, इसका उच्चारण स्थान दांत है। यानी अगर यह तलाबी से है तो यह तालु से दोनों हो जाएगा उच्चारण, ये मूर्धन्य से है तो इन दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा, दंती से है तो दोनों का उच्चारण स्थान दंत, व का उच्चारण स्थान ओठ, और ह का उच्चारण स्थान कंठ। समझ सकते हैं कि 25 इधर स्पर्श वर्णों की कुल संख्या 25, और अंतस्थ वर्णों की कुल संख्या 4, उष्म वर्णों की कुल संख्या 4, यानी 25 8 कितना हुआ 33 कुल व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान को भी आप समझ गए होंगे। आइए, एक अलग से भी वर्ण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, साथ साथ रहना। जैसे यहाँ पर छ है, त्र है, ज्ञ है, श्र है। कुल संयुक्त वर्णों की संख्या 4 होती है। जैसे छ किन से मिलकर बना है, तो क हलंत में जब स लगाते हैं मूर्धन्य स, तो क और स के मिलने से क्या बनता है छ। उसी प्रकार क हलंत में र मिलाते हैं तो क्या बनता है त्र, और उसी प्रकार ज हलंत में इ मिलाते हैं तो क्या बनता है ज्ञ, और श हलंत में र मिलाते हैं तो क्या बनता है श्र। अगर हम आपसे पूछे कि निम्न में कौन संयुक्त वर्ण है, निम्न में कौन संयुक्त वर्ण है, निम्न में कौन संयुक्त वर्ण है, तो आप आंसर दीजिएगा क्या। अगर हम कह दें ए में है ट, और बी में है त, और सी में है छ, और डी में है प्र, और ई में है एक से अधिक, एक से अधिक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से संयुक्त वर्ण कौन है, ट ट छ त्र। तो बोले ट ट ट, अरे ये तो नहीं होगा, ये चला जा रहा मूर्धा पर, जीव जीव जिनका जीव गायब हो जाएगा, नहीं बोला जाएगा। ट ये भी नहीं है, छ त्र दोनों एक से अधिक सही है, यानी छ भी संयुक्त वर्ण है और त्र भी संयुक्त वर्ण है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप भली भांति बढ़िया से समझे होंगे। चलिए अब और जो बातें इसके पीछे के हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। महाप्राण और अल्प प्राण को समझ लिया जाए लगो हाथ। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास निकलता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे इनकी कुल संख्या 19 होती है। जैसे याद करने का ट्रिक है 135 अंतस्थ, 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 अंतस्थ में 4 आ जाते हैं, य र ल और व। ओके, इसके बाद आता है महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास निकलता है उसे महाप्राण कहते हैं, उसे महाप्राण कहते हैं, उसे महाप्राण कहते हैं। इनकी टोटल संख्या 13 होता है। जैसे याद करने का ट्रिक है 24 उष्म, 24 उष्म, उष्म की संख्या 4 होती है। तलावेश मूर्धन्य, इसमें उष्म ले लेंगे, उष्म में ले लेंगे हम, उष्म नहीं लेंगे, इसमें 3 श को मिला लेते हैं। उष्म श, श और श, 24 श और 135 अंतस्थ। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम सांस निकलता है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से अधिक सांस निकलता है उसे हम महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग में चलना है और देखना है कि कितने बढ़िया ढंग से व्याकरण के विद्वानों ने उच्चारण करके सबको फिट किया है। जिनसे कम सांस निकला, जिन वर्ण के उच्चारण में कम सांस निकले अल्प प्राण, जिन वर्ण के उच्चारण में अधिक सांस निकले महाप्राण। लोग कहते हैं सांस चल रहा है नो, यानी जिंदा है, सांस बंद हो गया यानी प्राण निकल गया। तो सांस चल रहा है थोड़ा थोड़ा अल्प प्राण, ज्यादा चल रहा है महाप्राण। यहाँ ध्यान से समझिएगा,
1 2 3 4 5 प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण। देखिए कम ज्यादा कम ज्यादा कम। देखिए कितना बढ़िया उच्चारित करके इसको फिट किया गया है। इसको बोलिएगा तो कम सांस निकलेगा, ज्यादा सांस निकलेगा, कम सांस निकलेगा, ज्यादा सांस निकलेगा, कम सांस निकलेगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। और इनके साथ चार और मिल जाते हैं अंतस्थ वर्ण, यानी य र ल व, कम सांस निकलता है। तो इनमें अगर तीन तीन प्रत्येक वर्ग में है तो 3 6 9 12 और 15 चार कितना होता है? 19। अल्प प्राणों की कुल संख्या 19 होती है। और जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा श्वास निकलता है उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे कम ज्यादा कम ज्यादा कम, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण। और इसके साथ तीन और मिल जाते हैं स स स, तलाविश, मूर्धनिश, दंतिश। इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? महाप्राण। लगे हाथ इसको भी समझ लेते हैं कि घोष किसे कहते हैं, अघोष वर्ण किसे कहते हैं। घोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास का प्रयोग नहीं होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं, उसे घोष वर्ण कहते हैं। जैसे अंतिम का 3 3, अंतिम का 3 3 और अ से अ तक, फिर य र ल व, उसके बाद ह, इनकी कुल संख्या 31 होती है। जिन वर्णों के उच्चारण में सांस का प्रयोग ही नहीं होता, यानी मुंह से साफ सांस ही नहीं निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? घोष वर्ण। और घोष वर्णों को याद रखने का ट्रिक है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम का 3 3 और अ से लेके अ तक साथ में य र ल व ह। ओके, जैसे आइए वर्ग में समझा जाए। प्रत्येक वर्ग के अंतिम का 3 3, प्रत्येक वर्ग का अंतिम का 3 3 क्या कहलाता है? घोष वर्ण। तो 3 6 9 12 15 और अ से लेके अ तक होता है 11, 15 और 11 26, 26 और ए 5 मिल के कुल कितना हुआ? 31। और जिन वर्णों के उच्चारण में सांस का प्रयोग होता है उसे हम घोष नहीं अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का शुरू का दो दो, शुरू का दो दो, शुरू का दो दो ले लीजिए, 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 पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा क्या कहलाता है? अघोष वर्ण कहलाता है। इनको बोलने में मुंह से श्वास निकलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।